नमस्कार दोस्तों, मैं अलका स्वागत करती हूँ आपका अपनी एक्सीलेंस फैमिली में, जहां आज हम समझेंगे जनांकीय परिस्थिति को। जनांकीय परिस्थिति क्या होता है, सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जनांकीय परिस्थिति को हम जनगणना स्थिति भी कहते हैं। जनगणना और एक और क्या नाम से जाना जाता है इसे, सांख्यिक स्थिति। तो हमसे पूछ लिया जाए जनगणना स्थिति, सांख्यिक स्थिति या जनांकीय स्थिति या परिस्थिति से आप क्या समझते हैं, तो तीनों का एक ही अर्थ होता है। तो सबसे पहले हम इनका अर्थ जानेंगे। तो देखो, जनगणना का क्या अर्थ होता है। जन मतलब होता है व्यक्ति या लोग, और गणना मतलब होता है गिनना। तो लोगों की गणना करना जनगणना कहलाता है। इस प्रकार किसी देश की जनसंख्या के संबंध में, किसी देश की जनसंख्या के संबंध में आंकड़े एकत्र करना व रिकॉर्ड रखना जनगणना कहलाता है। आया आपको समझ में? यहाँ पर जनगणना का अर्थ क्या हुआ, लोगों की गणना करना जनगणना कहलाता है। इस प्रकार किसी देश या किसी क्षेत्र विशेष की जनसंख्या के संबंध में सूचना प्राप्त करना, उनके आंकड़े रखना व रिकॉर्ड रखना जनगणना कहलाता है। ठीक है। अब जनगणना का उद्देश्य क्या होता है? हर एक काम को करने का कोई ना कोई उद्देश्य तो होता है। तो जनगणना का उद्देश्य होता है देश के भविष्य के मार्ग को सही दिशा व आकार देना। ठीक है। देश का जो भविष्य है उसके मार्ग को, उसके रास्ते को एक सही दिशा की ओर ले जाना, उसे सही आकार देना। जनगणना में केवल लोगों की गणना ही नहीं की जाती, जनगणना में केवल लोगों की गणना ही नहीं की जाती है, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, जीवन स्तर आदि बातों की जानकारी एकत्रित की जाती है। ठीक है, एकत्रित की जाती है। तो यहाँ पर हमारा जनांकीय, जनगणना या सांख्यिक, इस शब्द का अर्थ स्पष्ट हो जाता है। ठीक है। अब अर्थ स्पष्ट हो जाता है तो आगे की बात हमें समझ आ जाएगी, क्योंकि सबसे पहले शब्द का या जो भी टॉपिक होता है उसका अर्थ जानना जरूरी हो जाता है। तो फिर आगे यहाँ पे क्या बोला गया है देखते हैं। बताया गया है ब्रिटिश भारत की जनसंख्या के विस्तृत ब्यौरे सबसे पहले 1881 की जनगणना के तहत एकत्रित किए गए। ठीक है। देखो, तो थोड़ा ये जनगणना के आंकड़े को लेकर भी कुछ समझ लेते हैं। तो यहाँ पर हम बोलेंगे जनगणना संबंधी सूचना, जनगणना संबंधी वर्ष को समझ लेते हैं। देखो, भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 को माना जाता है, लेकिन सफल व संपूर्ण जनगणना 1881 के वर्ष को माना जाता है। और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में प्रथम जनगणना 1951 को मानी जाती है। ठीक है। तो तीनों बातें याद रखना कि भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 को हुई, लेकिन सन 1881 को भारत की संपूर्ण जनगणना हुई, और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1951 को जनगणना हुई। ठीक है। ये तीनों बातें क्लियर हो गई। अब देखेंगे कि 1881 जनगणना में क्या क्या हुआ था, किन किन आंकड़ों को एकत्रित किया गया था।
और किस लिए किया गया था। उससे पहले तो कभी कोई आंकड़े एकत्रित नहीं किए गए। दादा भाई नौरोजी ने प्रयत्न किए थे राष्ट्रीय आय को ज्ञात करने के, ठीक है। अंग्रेज सरकार ने तो नहीं किए, लेकिन ब्रिटिश सरकार को ऐसा क्या जानना था जिन्होंने जनगणना की शुरुआत की, तो पढ़ने से ही पता चलेगा। फिर लिखा है यद्यपि इसकी कुछ सीमाएं थी, सन 1881 में भारत की जो जनगणना हुई थी उसकी कुछ सीमाएं थी, फिर भी इसमें भारत की जनसंख्या समृद्धि की विषमता बहुत स्पष्ट थी। जनसंख्या समृद्धि मतलब समृद्धि का मतलब होता है विकास, है ना, और विषमता का मतलब होता है किसी भी चीज का समान नहीं होना। तो जनगणना तो हुई थी, लेकिन इसमें भारत की जनसंख्या समृद्धि की विषमता बहुत स्पष्ट थी, मतलब शिक्षा, बेरोजगारी, रोजगार किसी भी स्तर का समान नहीं था। उस समय कोई भी स्तर समान नहीं था। बाद में प्रत्येक 10 वर्ष बाद जनगणना होती रही। ये बात भी हमें याद रखना है, भारत में जनगणना हर बार कब होती है? 10 वर्ष, 10 वर्ष में जनगणना होती है और शासकीय आदेश पर होती है, शासकीय आदेश पर, ठीक है। तो उसने बोला 1881 के बाद हर 10 वर्ष बाद क्या हुई? जनगणना हुई। फिर आगे उसने बताया इसमें हर 10-10 वर्ष के बाद की जानकारी नहीं दी गई है, सिर्फ उन वर्षों की जानकारी दी गई है जिस वर्ष फायदा हुआ, नुकसान हुआ, या जिस वर्ष ज़्यादा देश में अर्थव्यवस्था अस्त व्यस्त रही। तो 1881 के बाद उन्होंने हमें वर्ष 1921 के बारे में बताया। वर्ष 1921 के पूर्व भारत जनांकीय संक्रमण के प्रथम सोपान में था। इसका मतलब है कि वर्ष 1921 में भारत की जनसंख्या वृद्धि बहुत दुर्लभ थी। मतलब जनसंख्या कब घटती जा रही थी और कब बढ़ती जा रही थी, यह स्पष्ट नहीं था, यह स्पष्ट नहीं था, ठीक है। फिर आगे इसने बोला द्वितीय सोपान का आरंभ 1921 के बाद माना जाता है। सबसे पहले 1921 को लेकर कुछ और बातें भी हम जान लेते हैं। यहाँ पर हमने अभी जाना कि भारत में जनगणना 10 वर्ष में होती है, शासकीय आदेश पर होती है। 1921 में भारत की जनसंख्या वृद्धि बहुत ही दुर्लभ थी, मतलब घटती भी जा रही थी और बढ़ती भी जा रही थी, ये कुछ स्पष्ट नहीं था, क्योंकि सन 1921 में भारत में 0.31% की जनसंख्या गिरावट देखी गई, जनसंख्या गिरावट देखी गई। दूसरा कारण सन 1918 में फ्लू महामारी देश में फैल गई थी। फ्लू महामारी देश में फैल गई थी, ठीक है। संपूर्ण विश्व में फ्लू महामारी फैल गई थी, जिससे 12 मिलियन लोगों की जान गई, 12 मिलियन लोगों की जान गई। आंकड़े याद रखना, क्योंकि इनसे ही ऑब्जेक्टिव बनते हैं। सन 1918 में फ्लू महामारी आई देश में, जिसमें 12 मिलियन लोगों की जाने गई, ठीक है। इस 1921 को द ग्रेट डिवाइस वर्ष भी कहा जाता है, ठीक है। तो हमारी यहाँ पे 2-3 बातें क्लियर हुई है। 1921 में जनसंख्या बहुत दुर्लभ थी, क्योंकि 0.31% की दर से जनसंख्या में गिरावट देखी गई। दूसरा कारण 1918 में फ्लू महामारी फैल गई थी, जिससे हमारे संपूर्ण विश्व के 12 मिलियन लोगों की जाने गई थी, ठीक है। 1921 को द ग्रेट डिवाइस वर्ष भी कहा जाता है। फिर आगे देखो क्या क्या आंकड़े 1921 में प्राप्त हुए। अभी तो हमने 1921 सन की केवल बात ही की है। फिर आगे बोला उस समय
तक न तो भारत की जनसंख्या बहुत विशाल थी और न ही उसकी समृद्धि दर बहुत अधिक थी सन 1921 में, ठीक है। लेकिन 1921 के बाद से हमारे देश की जनसंख्या बढ़ रही है। सामाजिक विकास के विभिन्न सूचक भी बहुत उत्साहवर्धक नहीं थे। सामाजिक विकास क्या होता है? समाज के प्रत्येक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति की भलाई के लिए काम करना सामाजिक विकास कहलाता है। तो सामाजिक विकास के विभिन्न सूचक भी बहुत उत्साहवर्धक नहीं थे, मतलब कि ऐसा नहीं कह सकते कि समाज का प्रत्येक व्यक्ति संपन्न हो रहा था, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के विकास में या भलाई में लगा था। कुल मिलाकर साक्षरता दर तो 16% से भी कम थी। साक्षरता, इसका अर्थ पढ़ते हैं यहाँ पर। साक्षरता का मतलब क्या होता है? साक्षरता किसे कहते हैं? पढ़ना, लिखना, बोलना, उसे हम साक्षरता कहते हैं। पढ़ना, लिखना, बोलना साक्षरता कहलाता है, जिससे व्यक्ति देश को समझ सके। तो उस समय साक्षरता दर कितनी थी? 16%। अब आप देख लो साक्षरता शिक्षा का स्तर कितना था? 16%। फिर आगे इसने और कौन से आंकड़े बताए हमें? महिला साक्षरता भी बताई है। महिला साक्षरता दर नगण्य, मतलब बहुत कम थी, केवल 7% ही आकी गई, मतलब 7% के ही अनुमान निकले। जन स्वास्थ्य सेवाएं तो अधिकांश सुलभ ही नहीं थी। जन स्वास्थ्य मतलब लोगों की चिकित्सा से संबंधित सुविधाएं तो उपलब्ध ही नहीं थी। जहां ये सुविधा उपलब्ध थी वहां भी नितांत ही अपर्याप्त थी, मतलब न के बराबर थी। परिणाम स्वरूप जल और वायु के सहारे फैलने वाले संक्रमण रोगों का प्रकोप था, उनसे व्यापक जनहानि होना एक आम बात थी। कुल मिला के हमने देखा फ्लू महामारी फैली हुई थी, ठीक है। जन स्वास्थ्य सेवाएं नहीं थी, लोगों को चिकित्सा सुविधा नहीं मिल पा रही थी, और जल और वायु के सहारे संक्रमण क्या हो रहे थे? फैल रहे थे। तो इससे व्यापक जनहानि होना एक आम बात थी, लोगों की मृत्यु होना, मृत्यु दर का बढ़ना एक आम बात हो गई थी, क्योंकि कारण सबके सामने था। फिर कोई आश्चर्य नहीं है कि उस समय सकल मृत्यु दर बहुत ऊंची थी। हमने पढ़ा कि जल और वायु के सहारे अनेक संक्रमण रोग फैल रहे थे, तो उस समय मृत्यु दर अधिक थी। फिर विशेष रूप से शिशु मृत्यु दर अधिक चौंकाने वाली थी। सबसे ज्यादा मृत्यु शिशु की हो रही थी। शिशु मृत्यु दर मतलब कि 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को शिशु मृत्यु दर के अंदर शामिल किया जाता है। आज भले ही हमारे देश में शिशु मृत्यु दर 33 प्रति हजार हो गई है, पर उस समय तो ये दर 218 प्रति हजार थी। इसका मतलब होता है कि 1000 बच्चों पर कितने 218 बच्चों की मौत हो रही थी, और आज 1000 बच्चों पर कितना है ये आंकड़ा? 33 प्रति हजार, ठीक है। फिर आगे है जीवन प्रत्याशा स्तर भी आज 69 वर्ष की तुलना में केवल 32 वर्ष ही था। जीवन प्रत्याशा मतलब कि एक औसत जीवन काल बताया जाता है। हालांकि आज प्रत्येक व्यक्ति का औसत जीवन काल वर्तमान में 69 वर्ष है, जबकि उस समय 32 वर्ष, मतलब हर एक व्यक्ति 50 तो क्या वो 32 वर्ष की उम्र में ही मर जाता था, जबकि आज 69 वर्ष है, ठीक है। आगे है विश्वस्त आंकड़ों के अभाव में यह कह पाना कठिन है कि उस समय गरीबी का प्रसार कितना था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि औपनिवेशिक शासन के दौरान भारत में अत्यधिक गरीबी व्याप्त थी। परिणाम स्वरूप भारत की जनसंख्या की दशा और भी बदतर हो गई थी। मतलब विश्वसनीय आंकड़े, मतलब कुल मिला के उन्होंने जनगणना में बहुत प्रयास किए प्रत्येक प्रकार के आंकड़े एकत्रित करने की, लेकिन बीच बीच में जो फ्लू आ गया था तो इससे जनसंख्या की मृत्यु दर बढ़ रही थी, तो वो सही आंकड़े नहीं लगा पाए कि जनसंख्या का बड़ा भाग कहाँ लगा है, कृषि क्षेत्र में कितना प्रतिशत लगा है, उद्योगों में कितना लगा है, ताकि अगर उन्हें पता चल जाता कृषि क्षेत्र उद्योगों में जनसंख्या कितनी लगी है तो वो अच्छे से आंकड़े एकत्रित कर पाते। तो उन्होंने 1921 या 1881 के समय जो जनगणना करी, उनसे तो उन्हें भारत की दशा उनसे दयनीय ही पता चली, ठीक। तो यहाँ पर देख लो एक चित्र के माध्यम से कि भारत की जनसंख्या का एक बड़ा भाग मूल आवश्यकता जैसे कि घर से ही वंचित था। रोटी, कपड़ा, मकान सबसे मूल आवश्यकता होती है, ठीक है। तो इससे ही वंचित था, मतलब वंचित का मतलब होता है दूर था। ये हमारी कंडीशन देख लो 1881 की देश की कैसी थी, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हमारा पॉइंट्स क्लियर, हमारा आज का पार्ट क्लियर हो जाता है। अब अगर इस टॉपिक में आपको कोई भी डाउट लगता है तो आप पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।